परिवार के बीच हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही लगा हुआ था। आदिति बार बार पूरे परिवार के सामने कह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से फूल है। वह कहती है कि ये ऋषि ने क्यों उसकी मदद की। आज अगर उसका कुछ नहीं लगता तो वह यहाँ क्या कर रही है। उसकी बातें इतनी चुभने वाली थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसी बीच बड़ो माँ वहाँ आती है और कहती है और सबके सामने साफ कह देती है कि ये सब गलती असल में मुखिया जी की वजह से हुई है। अगर वह गांव नहीं जाते तो वहाँ जाकर वह खेड़ा नहीं खड़ा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ऋषि ने वहाँ जाकर इतना सब किया, इतने लड़ाई झगड़ा किया कि आज मुखिया जी अस्पताल में पड़े हैं। बड़ो माँ की बात सुनकर अदिति भी मान जाती है और हाँ, ऋषि ने फाइट किया होगा तभी ये हालत बनी है। बड़ो माँ बहुत दुखी होकर ऋषि के सामने हाथ जोड़ देती हैं और कहती हैं, बेटा हमसे गलती हो गई। मुखिया जी को गांव नहीं जाना चाहिए। अगर वह जिंदा बचे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगते हैं। कृपया हमें माफ़ कर दो। यह देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। आदिति बस चुपचाप सब देखती रहती है, लेकिन बड़ो माँ की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलकती है। ऋषि उन्हें रोकता है और कहता है, माफ़ क्यों मांग रही हैं? गलती उनकी थी और उन्होंने जो किया उसका नतीजा सबने देखा। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो मजबूरी थी। तभी ये खबर आती है कि मुखिया जी अब रिस्पॉन्स करने लगे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत पहले से बेहतर है और धीरे धीरे वह रिकवर हो जाएंगे। सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। यह सुनकर फूल भी अपने कुल देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे कुल देवता, आपने हमारी लाज रख ली, उन्हें अच्छा कर दिया। इसी डॉक्टर फूल को बुलाते हैं और नर्स पर नाराज होते हुए कि क्या उसने फूल को पहले नहीं बताया। डॉक्टर साफ कहते हैं, आज पेशेंट जिंदा है तो सिर्फ इस लड़की की वजह से। अगर ये ब्लड ना देती तो हम उन्हें नहीं बचा पाते। अगर आप शुक्रिया करना चाहते हैं तो इस लड़की का कीजिए। फूल झुककर कहती है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, थोड़ी देर बाद आप सब उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर सब परिवार वाले भगवान का नाम लेते हैं और लेकिन माहौल में कड़वाहट अब भी खत्म नहीं होती। अदिति को अब भी चैन नहीं मिलता। वह बड़ों माँ से कहती है, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं माँ? असली गलती वो ऋषि की है। अगर ऋषि ऐसा नहीं करता तो वह ये नौबत ही नहीं आती। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है, आदिति, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि अगर मैं फूल से शादी नहीं करता तो आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया था। लेकिन अदिति बार बार वही सवाल करती है, ऐसा कौन सा सच है जिसकी वजह से तुमने फूल से शादी की? ऋषि परेशान होकर कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें बताया है, फिर भी तुम क्यों बार बार पूछती हो? लेकिन अदिति के मन को तसल्ली नहीं मिलती। उनके बीच झगड़ा और बढ़ जाता है। उधर परिवार की कुछ औरतें फूल के पास आकर ताने मारती हैं, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना, तुमने उन्हें बचा लिया, अब तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ऋषि भी गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितना चाहिए उतना ले लो और यहाँ से चली जाओ। फूल आंसू भरी आंखों से कहती है, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है, आप क्यों नहीं समझते? लेकिन ऋषि उसकी बात सुनने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़कर कह देता है, बस हमें अब छोड़ दो मुखिया जी, तुम्हारे चलते ठीक हुए हैं और तुम्हारी वजह से ही पहले घायल हुए हैं। अब यह हिसाब बराबर हो गया। कृपया हमें जीने दो और यहाँ से चली जाओ। अनुज बीच में बोलता है कि ऋषि फूल को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन ऋषि अपने गुस्से में फूल पर ही सारा दोष डालता है। फूल बेचारी उसकी बातें सुनती रहती है और लेकिन जब देखती है कि उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं तो वह कहती है, ऊपर वाला सब देख रहा है, जो तकलीफ आप मुझे दे रहे हैं उसका हिसाब एक दिन आपको भी चुकाना पड़ेगा। इसका इतना कहकर वह वहाँ से हट जाती है। यह सब देखकर पुतुल आकर परिवार को समझाती है, आज पिताजी की जान इसी लड़की की वजह से बची है। आप लोग इसे क्यों नहीं समझते? लेकिन किसी पर उसकी बात का असर नहीं होता। अदिति को सांत्वना देने के लिए ऋषि उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर फूल को और ज्यादा तकलीफ होती है। उसे लगता है कि उसका सारा त्याग, उसकी मदद किसी के सामने मायने ही नहीं रखती। परिवार वाले मिलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन माहौल में तनाव और भी गहरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में फूल ने जो सहा वो किसी ने महसूस नहीं किया। उसने न सिर्फ अपना खून देकर मुखिया जी की जान बचाई, बल्कि परिवार की हर तरफ और तानों को भी चुपचाप सहा। दूसरी ओर ऋषि बार बार अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहा और अदिति के सवाल कभी खत्म ही नहीं हुए। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि मुखिया जी अब ठीक हो रहे थे और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसी लड़की का था जिसे सबने बार बार गलत ठहराया। इसी तरह परिवार एक बार फिर से दो हिस्सों में बढ़ गया और वे लोग थे जो फूल को दोषी मान रहे थे और दूसरी ओर वे लोग जिन्हें कहीं न कहीं ये एहसास था कि आज जो हुआ उसमें फूल का त्याग सबसे बड़ा है। लेकिन सच्चाई चाहे जैसी भी रही हो, उस वक्त घर का हर सदस्य अंदर ही अंदर इस डर से कांप रहा था कि आने वाले दिनों में यह झगड़ा और भी बड़ा रूप ले सकता
रूप ना ले ले। मुखिया जी की हालत बेहद नाजुक थी। जब परिवार वाले उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने किसी को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सबके बार बार पूछने पर भी उनकी जुबान पर बस एक ही नाम आता रहा, फूल। इस बीच अदिति वहां पहुंची और मुखिया जी से बोली कि आप कैसे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अदिति ने झुलझुलाते हुए कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जो फूल के गांव चले गए। आपको पता है कि हम सब कितने तनाव में थे, लेकिन उनकी जुबान से फिर भी वही नाम निकला, फूल। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। अदिति बार बार कह रही थी कि देखो, ये केवल फूल का ही नाम ले रहे हैं, हम लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है। परिवार के लोग भी कोशिश कर रहे थे मुखिया जी से बात करें, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाए, लेकिन नतीजा वही रहा। हर कोशिश बेकार जाती और उनके होठों पर सिर्फ फूल का नाम गूंजता। दूसरी तरफ पुतुल फूल को रोक रही थी, क्योंकि उसका परिवार बार बार समझ रहा था कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, जितने पैसे चाहिए बता दो, हम दे देंगे और यहाँ से चली जाओ। लेकिन फूल ने सबके सामने डट कर जवाब दिया कि वह यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है। उसने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ जान बचाने आई थी, पैसों के लिए नहीं आई। उसने परिवार वालों को सीधे सीधे कह दिया कि उनकी यही सबसे बड़ी कमी है कि हर बात को पैसे से जोड़ देते हैं, लेकिन वह ऐसी नहीं है। पुतुल किसी तरह हालात संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ऋषि की माँ आकर फूल को समझाने लगी कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब यहाँ से चली जाओ। फूल बेचारी क्या करती, वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों उसे गलत समझ रहे हैं। तब उसे यहाँ तक धमकी दी गई कि अगर वह नहीं गई तो पुलिस बुला ली जाएगी। इस पर फूल ने साफ कह दिया कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे पुलिस की धमकी दी जा रही है। उसका कहना था कि अगर वह चाहती तो गाँव वालों को साथ ले जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद ही उनकी मदद की थी और अब उल्टा उसे ही गलत ठहराया जा रहा है। इसी बीच मुखिया जी की हालत कुछ संभली ही जरूर थी, लेकिन परिवार वालों के सवाल जवाब और तनाव ने उनकी तबीयत और बिगाड़नी शुरू कर दी। उनकी पत्नी भी मिलने आई, लेकिन उन्होंने उन्हें भी नहीं पहचाना, बस कहा फूल को बुलाओ। ऋषि ने समझाने की कोशिश की, पिताजी हम सब आपसे मिलने आए हैं, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी आप सिर्फ फूल को ही क्यों देखना चाहते हैं। लेकिन मुखिया जी की जुबान पर बस वही नाम था। अदिति ये सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गई। उसे लगा जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं। परिवार में माहौल इतना बिगड़ गया कि सबके बीच बखेड़ा खड़ा हो गया। हर कोई सोच रहा था कि सबसे पहले उनसे मिलने का हक उसी का है, लेकिन मुखिया जी बार बार सिर्फ फूल का नाम लेते रहे। नीलू तक ने कह दिया कि हम लोग परिवार वाले हैं, हम मिलेंगे, फूल को क्यों मिलना चाहिए। लेकिन नर्स ने साफ कह दिया कि मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है अगर उसकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि वह होश में आते ही सबसे पहले फूल को देखना चाहते हैं। उसने कहा कि अगर उनकी इच्छा पूरी आखिरी इच्छा है फूल को देखने की, तो उन्हें उससे मिलवाना ही होगा। अदिति की हालत यह देखकर खराब होने लगी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि मुखिया जी के लिए उनकी सारी सालों की नज़दीकियां और रिश्ते कम पड़ गए और एक फूल की अहमियत इतनी बढ़ गई और वह शर्मिंदगी में वहाँ से निकल गई। परिवार के बाकी लोग भी खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं बची। वहाँ से निकल गई। परिवार के बाकी लोग भी खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं बची। लेकिन यह सच तो यही था कि मुखिया जी के दिल में सिर्फ फूल का ही नाम था। इधर फूल अपने आप को बिल्कुल गलत नहीं मान रही थी। उसने कहा कि अगर वह चाहती तो और गाँव के सब लोगों को साथ लाती, तब यह परिवार अकेला पड़ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनकी इज्जत बचाई। अब उल्टा उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। उसने दो टूक कह दिया कि वह पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए यहाँ आई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि नर्स को खुद बीच में आना पड़ा। उसने सख्ती से कहा कि मरीज की हालत नाजुक है और अगर इस तरह का शोरगुल और तनाव चलता रहा तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जब नर्स ने परिवार वालों से पूछा कि आखिर ये फूल कौन है, तो सब चुप हो गए। सबको शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन नर्स ने कहा अगर मरीज सिर्फ फूल से मिलना चाहता है तो उसे लाना ही होगा। आखिरकार सबको मानना पड़ा। नर्स बाहर आई और फूल को बुलाने लगी। वहीं परिवार वाले अभी भी आपस में बहस कर रहे थे क्यों फूल से मिलवाया जाए। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि मुखिया जी की आखिरी इच्छा सिर्फ फूल से मिलने की है। ऋषि, अदिति और बाकी सभी लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके होठों पर वही नाम था। यह स्थिति पूरे परिवार के लिए झटका थी, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके अपने घर के मुखिया के दिल में उनके लिए नहीं बल्कि फूल के लिए जगह थी। एपिसोड का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि हर कोई सन्न रह गया। एक तरफ मुखिया जी के जीवन का आखिरी सहारा सिर्फ फूल था, वहीं दूसरी तरफ परिवार अपनी अहमियत खोता देख अंदर ही अंदर टूट रहा था। नर्स ने साफ कहा कि अगर सच में वे लोग मुखिया जी की परवाह करते हैं तो उन्हें फूल को उनसे मिलवा देना ही होगा
और इसी बीच फूल के नाम का बुलावा भेज दिया गया। पूरा परिवार अब 2 हिस्सों में बट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो मानने को तैयार ही नहीं कि फूल को इस परिवार का हिस्सा माना जाए, और दूसरी तरफ मुखिया जी थे जिनके होठों पर आखिरी सांस तक सिर्फ फूल का ही नाम था। यही वो पल था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह सब देखकर अदिति और बाकी लोग अपमानित तो होकर बाहर निकल गए, लेकिन सच्चाई यही थी कि अब तक परिवार जो भी यही सोचता रहा, वह सब बेमानी साबित हुआ। आखिरकार नर्स ने जाकर फूल से कहा कि मुखिया जी तुम्हें बुला रहे हैं, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया, जहां हर कोई मजबूर हो गया यह स्वीकार करने पर कि वह फूल ही वह इंसान है जिसके लिए मुखिया जी की आखिरी सांसें भी तरस रही थी।